Everyone, myself Subhas Kumar Sumant, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज वेलोर तमिलनाडु। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ में बायोलॉजी का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे हम नीट एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं लास्ट ईयर बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन होता था, जिसमें से जो मैक्सिमम अटैम्प्ट करना होता था वो 90 होता था। यानी 10 क्वेश्चन तुमको ऑप्शन रहता था, उसको तुम छोड़ सकते हो। बट इस बार क्या 90 क्वेश्चन है जिसमें जो मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हो 90 है। यानी समझो कि इस बार मेरे हिसाब से कटअप, अगर पेपर लास्ट ईयर जैसा रहा तो कटअप मुझे लगता है कि कटअप इस बार डिक्लाइन करेगा। 10 नंबर ही करे, 5 नंबर ही करे, लेकिन डिक्लाइन करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अब स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। देखो, तुम किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले क्या करो कि तुम अपने माइंड में, जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया तो माइंड में सोचो कि तुमको उस चैप्टर के बारे में आता क्या है। ठीक है, तुम क्या क्या जानते हो। तुमको मैक्सिमम इसमें 2 मिनट लगेगा माइंड में रिकॉल कर लेना है। इससे क्या होगा कि तुम में कॉन्फिडेंट भी फील करोगे कि मुझे इतना याद है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जब एनसीईआरटी से उसको पढ़ना शुरू करोगे ना तो तुमको टाइम कम लगेगा। जैसे मान लो कि किसी चैप्टर को पढ़ने में तुमको पहले जैसे मान लो किसी चैप्टर को पढ़ने में तुमको पहले 1 घंटा लगता था, तो अब तुमको 45 मिनट लगेगा, यानी 15 मिनट तुम्हारा सेविंग हो जाएगा। ठीक है, और तुम कॉन्फिडेंट भी फील करोगे पढ़ते वक्त कि मुझे ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, कुछ ही चीज़ छूट रहा है। ठीक है, और वो पढ़ोगे तो तुमको लग जाएगा अच्छा ये भी याद है, ये भी याद है, तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी में वो लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड में समझो कि अगर 10 बार क्वेश्चन आया ना, तो 10 में से 6 बार क्वेश्चन जो आएगा वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर सीधा फीचर। ठीक है, जैसे डिफाइनिंग फीचर में क्या कॉन्शियसनेस है। ठीक है, और एक और मेटाबॉलिज्म्स है। बाकी सब फीचर है, उसका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो इसको घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुमको क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल याद रहेगा और उसका जो फिगर याद रहेगा तो तुम 10 में से समझो कि 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और किसी भी समझो कि किसी भी तुमको क्लास का अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो नॉर्मल जो समझो कि डिफाइनिंग जो उसका ओवरव्यू है ना वो याद रहेगा ना, तो 10 में से 8 क्वेश्चन भी याद हो, ये दोनों याद हो गया तो तुमको 8 क्वेश्चन याद, मतलब समझो कि सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे पहले बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया में स्पेशल फीचर क्या है, वो हार्ट हैबिटेट में भी रह सकता है। क्यों रह सकता है, क्योंकि उसका सेल वाल में स्पेशल कंपोजिशन है। ये याद हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहेगा और उसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा। सेम साइनोबैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में 2 ही क्वेश्चन बनता है, वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है और सेल वाल कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ये सेम चीज़ आगे भी फॉलो करना है। और देखो इसमें क्या दिया है तुमको, एक बॉक्स बना करके दिया हुआ है ना, वो बॉक्स तुम याद कर लो, क्वेश्चन उससे डायरेक्टली उठ जाता है। ठीक है, तुम टेस्ट देते होगे तो तुमको पता चलता होगा कि भाई इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहा है। उस पर आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में भी सेम, तुमको सबका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ठीक है, उस पर से अगर बात किया जाए तो तुमको डायग्राम याद होना चाहिए, और जो स्पेशल फीचर जैसे बोले ना हम, तुमको वो याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अलगी में ग्रीन अलगी हो गया, ग्रीन अलगी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्या होता है, ए एंड बी होता है, उस पर से ए एंड सी होता है, ए एंड डी होता है, ये जो है ना, तो तुमको ये याद होना चाहिए। उस पर से आइसोकॉन्ट हेट्रोकॉन्ट जो दिया हुआ है, एपिकल दिया हुआ है, ये सब याद होना चाहिए। मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस ये याद होना चाहिए। ठीक है, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस ओगेमस का एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ठीक है, ये कोई नहीं पूछने जा रहा कि आइसोगेमस क्या होता है, नाइसोगेमस क्या होता है, ओगेमस क्या होता है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन ये कोई नहीं पूछता है, सीधा एग्जाम्पल में आ जाता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एग्जाम्पल, मतलब सीधा सीधा शब्द में समझो। और क्या होता है इसमें, डायरेक्टली एक साइड फिगर दे देगा और दूसरी साइड एग्जाम्पल देगा, बोलेगा मैच, दोनों को मैच करो। तो तुमको इसलिए तुमको उसको डायग्राम के साथ एग्जाम्पल याद होना चाहिए। फिर आता है एनिमल किंगडम्स। एनिमल किंगडम में भी सेम है, डायग्राम के साथ एग्जाम्पल याद होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, नॉन कोडेटा एंड कोडेटा। अगर बात की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का लगभग वेटेज सेम है, और तुम जब पढ़ने बैठोगे तो तुमको नॉन कोडेटा तुमको ज़्यादा टफ लगेगा, कोडेटा आसान लगेगा। तो करना क्या चाहिए, पहले हमको कोडेटा खत्म करना चाहिए। और कोडेटा तुम पढ़ोगे ना तो तुमको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि तुम बहुत सारी चीज़ उसको देख रहे हो। अब जैसे मान लो कि कोई बर्ड्स है, अब बर्ड्स में तुमको भी पता है कि भाई नॉर्मल फीचर क्या है, क्योंकि एक्सटर्नली विजुअल है। ठीक है, और कुछ चीज़ों क्या होता है वो अपने लोग से भी मैच करता है। ठीक है ना, तो इसलिए तुमको अगर मान लो कि तुम इधर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो तो बहुत सारी चीज़ों से तुम कनेक्ट कर लोगे। ठीक है ना, और एग्जाम्पल तो याद होना ही चाहिए। उस पर से आता मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में क्या है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछने जा रहा, मतलब 90% केस में कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछने जा रहा, पूछेगा क्या, एग्जाम्पल। और दूसरी साइड क्या, फैमिली। फैमिली का तुमको रिप्रोडक्टिव फीचर, मतलब समझो कि वेजिटेटिव फेज छोड़ भी सकते हो, ऐसे छोड़ना मत, लेकिन अगर कोई एक चीज़ छोड़ना हो तो वेजिटेटिव फेज छोड़ सकते हो। रिप्रोडक्टिव फेज सारा याद करो विथ एग्जाम्पल, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये एग्जाम्पल कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है। 3 ही तो भाई वहाँ पे फैमिली है, देखा जाए तो क्या था, फेबेसी है, लिलियेसी है, सोलेनेसी है। उस पर से अगर बात किया जाए एनिमल टिश्यू,
एनिमल टिश्यू में फिर से तुमको एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम कहाँ पे होता है, उसका शेप क्या होता है, ये दो चीज़ तुमको याद हो गया तो फिर खत्म। उसी तरह क्यूबाइडल एपिथेलियम का शेप क्या होता है, नाम ही बता रहा है कि भाई क्यूब की तरह होगा। उस पर से अगर बात करें कहाँ पाया जाता है, पीसीटी में पाया जाता है। इस तरह का एक दो एग्जाम्पल दिया वो याद होना चाहिए। कॉलमनर का तुमको याद होना चाहिए। उस पर से तुमको पूछेगा यूनिसेलुलर कहाँ पे होता है, मल्टी सेलुलर कहाँ पे होता है। उस पर से जंक्शन दिया हुआ है, टाइट जंक्शन दिया है, एडहरिंग जंक्शन दिया है। इस सब का जो थोड़ा लिखा है ना, इतना याद कर लोगे चैप्टर सफिशिएंट है। उस पर से अगर बात किया जाए एनाटमी तो इतना रिड्यूस कर दिया जाए कि कोई बच्चा जो ना सिर्फ समझो कि एक बार रीडिंग करके जाएगा तो सारा बना देगा। पेरेंट कैमा, कॉलिन कैमा, स्क्लेन कैमा, यही तो 3 चीज़ में देखा जाए तो मेन बच गए हैं, कुछ तो बचा नहीं उसके अलावा। फिर अगर बात किया जाए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मेरे हिसाब से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को 11th 12th दोनों पढ़ लो। अब चूंकि अब तो देखो कि पूरा फुल सिलेबस टेस्ट ही होना है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि 11th 12th पूरा पढ़ लोगे ना, उसके बाद तुम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने जाओगे ना, तो तुमको लगेगा कि भाई इसमें से तो 50% तो ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है, ठीक है। सिर्फ 50% रिवीजन करना है। उसमें भी क्या पहले हम बोल चुके हैं कि भाई 2 मिनट में तुम इसको रिकॉल करो, तुमको आता क्या है, जो आता है वो तुम 80% तक रिकॉल हो जाएगा इस चैप्टर में, 90% तक, 10% छूटेगा। 10% भी क्या छूटेगा, डाटा बेस्ड, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ कितना होता है, ठीक है ना, इसका शेप क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, इस तरह का जो है ना वही छूटेगा। तो ये भी चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, लाइसोसोम्स, ये क्लोरोप्लास्ट। बस इतना ही समझो कि मतलब इंपॉर्टेंट ये है, आ तो कहीं से सकता है लेकिन 10 में से 6 बार 7 बार यहीं से आना है, ठीक है। उस पर से अगर बात किया जाए तो बायोमोलिक्यूल में भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पूछेगा एरोकेडोनिक एसिड में कितना कार्बन होता है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और उस पर से राइट साइड रेड्यूसिंग होता है, लेफ्ट साइड नॉट रेड्यूसिंग होता है। उस पर से अमाइनो ग्रुप किधर होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किधर होता है, ये सब पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। उस पर से मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन है, मैक्रोमोलिक्यूल कौन है, माइक्रोमोलिक्यूल कौन है। लिपिड के बारे में पूछे स्ट्रिक्टली है कि नॉन स्ट्रिक्टली, मतलब जो लिपिड इसका मोलिकुलर वेट कम है स्टिल वो मैक्रोमोलिकुलर फ्रेगमेंट में क्यों है, मतलब इसमें कॉन्सेप्चुअल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और बहुत आसान होता है, तुम एक बार रीड कर लोगे ना अच्छे से तो तुमको इस चैप्टर समझो कि सबसे आसान है। ये चैप्टर तुम एक बार रीड कर लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। हाँ, लास्ट में जो आइसो एंजाइम के बारे में लिखा हुआ है तुमको वो याद होना ही चाहिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। उस पर से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, हमको लगता है बायोलॉजी का सबसे छोटा चैप्टर और सबसे स्कोरिंग चैप्टर यही है, ठीक है। और तुम समझो कि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए तो मेटाफेज है और प्रोफेज है। तुम माइटोसिस में बात करो या मियोसिस में, दोनों में। और सबसे पहले जो ह्यूमन में क्या था, ह्यूमन बीइंग में जो सेल डिवीजन का ड्यूरेशन कितना होता है, उस पर से एक और दिया है एग्जांपल्स, वो याद होना चाहिए। और जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है, हिस्टोन का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, ये सब जो दिया है ना शुरू में, बस इतना याद होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, ठीक है। जैसे कि माइटोसिस में अगर बात किया जाए तो सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है मेटाफेज में, लेकिन अगर मियोसिस में बात किया जाए तो डबल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम कहता है सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस पर से ट्रेल बिहाइंड द जैसे जो लिखा हुआ ना कि भाई जो सेंट्रोमियर किधर की ओर होगा, पोल की तरफ होगा कि किधर की तरफ होगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये सबसे छोटा और सबसे समझो कि ये स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। एक बार आ गया ना तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता है चैप्टर को, ठीक है। और ऐसे भी 1 महीना बाकी, एक बार पढ़ोगे तो इसी में काम निकल जाएगा। फोटोसिंथेसिस में अगर बात किया जाए तुमको तो C3 और C4 इंपॉर्टेंट है। C3 में जो फर्स्ट कौन बनता है और सबसे पहले कहाँ स्टडी किया गया था, ये जो दिया हुआ है ना उसमें, तो वो याद होना चाहिए। और C4 में जो होता है ऑक्जेलोसिटेट होता है और उसका जो ग्राफ दिया हुआ है वो तुमको याद होना चाहिए। और लास्ट में कुछ डाटा दिया है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद होना चाहिए। रिस्पिरेशन में तुमको 3 चीज़ याद हो गया ना तो समझो तुम्हारा मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला ग्लाइकोलाइसिस, अब पूरा थ्योरी नहीं, पहले ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप लिख लो, उसमें जो एंजाइम लग रहा है वो लिख लो, कहाँ ATP बन रहा है वो देख लो, कहाँ NADH बन रहा है वो देख लो, कहाँ कौन चीज़ यूटिलाइज हो रहा है वो देख लो। उस पर से लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन में कौन सा एंजाइम लग रहा है, क्या बन रहा है वो देख लो। उस पर से क्रेब साइकिल को तुमको एनसीईआरटी में पूरा नहीं दिया हुआ है। अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे, जैसे कोई एलन का बच्चा है तो एलन के मॉड्यूल में दिया हुआ पूरा, वो तुम देख लो, ठीक है। याद कर लो कौन सा एंजाइम लग रहा है, कहाँ पे ATP बन रहा है, कहाँ पे FADH2 बन रहा है, कहाँ पे NADP बन रहा है वो देख लो। और उस पर से लास्ट में RQ, ये सब तुम देख लोगे ना, तुम पूरा थ्योरी पढ़ने जाओगे तो माइट भी समय लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको डायरेक्टली ये रूप में याद है ना तो तुमको क्वेश्चन बना, मतलब तुम इसको मैक्सिमम 15 मिनट में तुम खत्म कर दोगे और क्वेश्चन यही से आना है, ठीक है। और 5 जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका नाम याद होना चाहिए। जैसे कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या है, ATP सिंथेज, इसे ही पूरा याद। फर्स्ट का क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ऐसे भी सेकंड का FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यही आना है,
क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केस में मतलब समझो कि 10 में से 8 बार यहीं से आएगा। उस पर से आता है पीजीआर। पीजीआर में क्या, पहले जो वाटरमेलन कितना साइज इंक्रीज कर लेता है, ये सब जो होता है 1 मिनट में कितना डिवीजन कर लेता है, वो जो देखा है ना तुम, उसमें जो लिखा है ये एग्जाम्पल इस से यही आता है। दूसरा से जब पीजीआर में जाओगे तो पीजीआर में तुमको याद क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझो कि मोस्ट ऑफ मतलब ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, और उस पर से तुम बात करते हो जब जाते हो तुम इथाइलिन में तो ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथाइलिन याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से आता है क्वेश्चन। अब आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर बात किया जाए तो किसी भी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें जो डिजीज दिया हुआ है, उसके अलावा स्पेसिफिक चैप्टर में स्पेसिफिक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी बात करते हैं। जैसे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिजीज के अलावा क्या है, 4-5 तरह का वॉल्यूम दिया हुआ है। 4-5 तरह का वॉल्यूम समझो कि पूरा का पूरा तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे टाइडल वॉल्यूम्स 500 मिलीलीटर तक, उस पर से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स, उस पर से फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी, ये सब समझो कि एक जो है ना तुमको पूरा याद होना चाहिए। मतलब समझो कि 10 में से अगर 7 बार क्वेश्चन जो पूछेगा ना तो तुमको डिजीज से पूछेगा, और दूसरा क्या पूछेगा, ये डिफरेंट तरह के कैपेसिटी से, जो लंग का कैपेसिटी है जो डिफरेंट तरह का, वो तुम उससे पूछेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर बात किया जाए, फिर से यहाँ पे डिजीज तुमको इंपॉर्टेंट है, और उस पर से क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर से इंपॉर्टेंट है कुछ एग्जांपल दिया हुआ है ना वहाँ पे कि किस में कैसा क्या तुमको कैसा किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाए तो ओपन होता है, क्लोज होता है, उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। उस पर से क्या होता है कि तुमको पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इससे डायरेक्टली सवाल आ जाता है, ठीक है। उस पर से ब्लड क्लॉटिंग का जो दिया हुआ है वो तुमको याद होना चाहिए। आते एक्सक्रीशन पे, एक्सक्रीशन में फिर से तुमको डिजीज इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जांपल दिया हुआ है जो मोनोटेलिक है, उस पर से यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, उस पर से जो 2-4 और एग्जांपल दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझो कि ये दो तुमको याद हो गए तो 10 में से 4 बार क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है। लोकोमोशंस, लोकोमोशन में अगर बात किया तो दो पार्ट है, एक मसल्स का है, दूसरा जॉइंट का है। तो मसल्स में अगर बात किया तो 3 तरह का मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है, कार्डिक मसल्स होता है, ठीक है, और उसके स्केलेटल मसल्स होता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो तो वॉलंटरी होता है, ठीक है, उसके स्ट्रेटेड कहते हैं। जो स्मूथ मसल्स होता है इनवॉलंटरी होता है, नॉन स्ट्रेटेड होता है। जबकि अगर कार्डिक मसल बात के स्ट्रेटेड होता है, बट वो क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। उस पर से मसल कितना कंट्रीब्यूट करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, जो लिखा है वहाँ पे 3 फंक्शन लिखा है ना, वो याद होना चाहिए। और जब जो इधर जाते हो तुम बोन में जाते हो तो सर्वाइकल कितना होता है, थोरेसिक, ये सब जो जितना दिया हो ना बोन में, वो बस वो नाम याद कर लो, उसी से डायरेक्ट। ये नहीं पूछता, थियरी का ही नहीं पूछता इसमें सीधा पूछता है कि इसमें कितना बोन है। दूसरी बात, जब तुम रिब्स में जाते हो तो ट्रू रिब्स कितना है, फॉल्स रिब्स कितना है, फ्लोटिंग रिब्स कितना है। और जॉइंट तो जॉइंट समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट समझो तुम देखते हो कि हर अल्टरनेट या दूसरे तीसरे टेस्ट में पूछ लिया जाता है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो जॉइंट है। उस पर से अगर बात करें नर्वस सिस्टम में भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे वहाँ पे यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। उस पर से अगर बात की जाए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। जहाँ पे वॉलंटरी काम करता है सिंपैथेटिक होता है, इनवॉलंटरी होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। जहाँ पे वेगस या समझो कहीं पे डाइजेस्टिव काम हो पैरासिम्पैथेटिक होता है, कहीं पे तुमको जल्दी वाला काम हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन जरूरी होता है। उस पर से लास्ट चैप्टर जो 11th में आता है वो एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन में क्या सबसे जो लास्ट में दिया हो ना कि IP3 कैल्शियम आयन जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है वो तुमको याद करना होगा। उस पर से 4-5 तरह का जो इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है, थायरोक्सिन सबका, कोर्टिसोल का, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन सबका, वो तुमको याद होना चाहिए। उस पर से तुम देखा जाए तो ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर बात किया जाए तो कोर्टिसोल, केटाकोलामाइन के बारे में जो दिया ये इंपॉर्टेंट है। थायरोक्सिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उस पर से अगर बात किया जाए तुम ओवरी होगा, टेस्टोस्टेरोन अगर यहाँ पे पढ़ लोगे तो तुमको 12th में समझो कि जब रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहाँ भी हेल्प हो जाएगा। अब देखो ये वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, अगर इससे बहुत बड़ा हो जाएगा अगर और 12th को इसमें पार्टिसिपेट करें तो हम 12th के लिए पार्ट 2 तुमको बनाएंगे। और तुम किसी भी चैप्टर पे, इसमें भी किसी भी चैप्टर पे तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम कमेंट करो, ठीक है, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे वीडियो बना के। एंड राधे राधे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।